नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे आपके यूनिट 3 की बात करेंगे। सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास करेंगे। और आज का जो कंसेप्ट रहेगा बाल विकास का सिद्धांत, जो आपका 3rd यूनिट का चैप्टर है। इस चैप्टर का पूरा कंक्लूजन बताएंगे और ये भी बात करेंगे कि पिछले बार एग्जाम में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे, किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और कितने प्रश्न इस टॉपिक से पिछली बार पूछे गए थे। पूरा कंक्लूजन देखना है तो क्लास के अंत तक बने रहें। बाकी सभी क्लासेज चल रही हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। सभी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो चलिए देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। बाकी सभी लोग जानते हैं हमारी टॉपर नोट्स आ चुकी है और टॉपर नोट्स प्राप्त करने के लिए आप लोगों को स्क्रीन पर जो दिया गया नंबर है आपको मैसेज करना है, टॉपर नोट्स आपको मिल जाएगी। तो चलिए क्लास की बात कर रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे प्यारे, मेरे सभी प्यारे मित्र अच्छे तरीके से समझिएगा, फीडबैक कीजिएगा। पहला हमारा चैप्टर है बाल विकास का सिद्धांत। देखिए, बाल विकास सिद्धांत की चैप्टर की बात करते हैं तो जो मेन पॉइंट है पहले हम उसकी बात करेंगे। देखिए, बाल विकास का सिद्धांत क्या कहता है कि किसी बालक के व्यवहार में आने वाले गुणात्मक परिणात्मक बदलाव का अध्ययन, इसके अंतर्गत किसी बालक के जीवन काल में हुए शारीरिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, मानसिक, भाषाई विकास को शामिल किया जाता है। और इस अध्ययन को लेकर विभिन्न विद्वानों के अलग अलग सिद्धांत हैं, तो इनके भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण आपके सिद्धांत हैं, इसके साथ एमपीटेट 2020 में कहाँ से प्रश्न पूछे गए थे ये भी बात करेंगे। साथ ही बाल विकास के जो इम्पोर्टेंट सिद्धांत हैं उनकी भी बात करेंगे। तो ये क्लास बहुत ही नॉलेजेबल और इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, बाल विकास सिद्धांत में जो विभिन्न विद्वान हैं, मनोवैज्ञानिक, उनका क्या कहना है ये जान लेते हैं। आप लोगों को पता है स्टेटमेंट परिभाषाएं पूछी जाती हैं, आपको नोट्स में बना सकते हैं, तो नोट्स बनाते जाइएगा जरूर सभी लोग। हरलाक के अनुसार क्या कहना है कि बाल विकास में किसी बालक या शिक्षार्थी के विकास के सभी पक्षों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब सभी पक्षों की बात करें तब हरलाक का नाम आएगा। इसके बाद जेम्स डेवर का क्या कहना है। जेम्स डेवर का मानना है कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी बच्चे के जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक विकसित हो रहे व्यक्ति का अध्ययन किया जा रहा है। तो जब इसमें जब बच्चे का जन्म से लेकर परिपक्वता अवस्था तक विकसित के अध्ययन की बात करें तो फिर आपका जेम्स डेवर की बात आती है। इसके बाद आइजैक का कहना है। आइजनेक का क्या कहना है। इनका कहना है कि बाल मनोविज्ञान विद्यार्थी, बालक, बालिका, शिक्षार्थी के मनोवैज्ञानिक विकास प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित होता है और इसमें किसी बालक, बालिका, शिक्षार्थी के गर्भकालीन अवस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक के बीच मनोविज्ञान विकास की प्रक्रिया का अध्ययन कहता है। इनका क्या कहना है, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक, आइजनेक का कहना है। तो आपने अक्सर पढ़ा होगा निरंतरता का सिद्धांत। विकास में क्या है, एक निरंतरता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। निरंतरता के सिद्धांत का तात्पर्य ही होता है क्रमिक अथवा अनवरत चलते रहना। किसी बालक का विकास कुछ ही दिनों में नहीं हो जाता है। जैसे एक भाषा या सामाजिक मूल को आत्मसात करने में बालक को लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, उसी प्रकार उसके जन्म से लेकर जीवन पर्यंत जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और इस सिद्धांत का मानना है, इस सिद्धांत के अनुसार, कि बालक के सभी व्यक्तित्व पक्षों, शारीरिक, सामाजिक, मानसिकता विकास जो है निरंतर गुणों द्वारा ही होता है। तो जो ये व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, तो व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत का कहना कि किन्हीं दो बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास में भिन्नता पाई जाती है। इसका अर्थ क्या होता है कि दो बालक अपनी सीखने की क्षमता, योग्यता में एक जैसे नहीं होते हैं। ऐसा उनकी बुद्धि क्षमता, अनुवांशिक गुण एवं परिवेश के कारण होता है। अब अंतः संबंध आपने पढ़ा होगा, तो अंतः संबंध का सिद्धांत क्या कहता है। अंतः संबंध सिद्धांत यह कहता है कि किसी बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास के सभी आयाम जो है आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, संबद्ध होते हैं। यानी किसी एक आयाम के बालक के कमज़ोर पड़ने से वह दूसरे आयाम के विकास में भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो सामाजिक रूप से पिछड़े बालक के मानसिक रूप से भी पिछड़ने की संभावना बनी रहती है। यानी जो बच्चे मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे तो मानसिक रूप से भी पिछड़ने की संभावना बनी रहती। किसके अकॉर्डिंग, आपको हमने रीजन बता दिया। विकास के क्रम में देखा जाए तो एक रूपता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, विकास के क्रम में एक रूपता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यह किन्हीं दो बालकों के विकास में भिन्नताओं के बाद भी उनकी कुछ विशेषताओं में समानता पाई जाती है। जैसे सभी बालकों में भाषा विकास घर से शुरू होता है, परिवार, फैमिली, समाज से शुरू होता है। तो शरीरी विकास के क्रम में बच्चा पहले
बिस्तर पर पलटना सीखता है। प्रश्न आ गया कि शरीरी विकास में बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है, तो बिस्तर पर पलटना। इसके बाद अगला है कि सामान्य से विशेष की ओर क्या विकास होता है, तो सामान्य के विशेष की ओर विकास में बालक सीखने के क्रम के सामान्य क्रियाकलाप शब्दों को सीखता है और बाद में जो विशिष्ट क्रियाकलाप होते हैं, जो शब्दों को होते हैं, उनको समझता है। अर्थात एक बालक पहले जोड़ घटाव सीखता है, फिर गुणा भाग, फिर क्रियाओं को सीखता है। ये किस में हो जाएगा, सामान्य से विशेष की ओर के विकास में हो जाएगा। तो सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है एमपी टेट वर्ग 3 एग्जाम को 101% फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। अगला आता पूर्वानुमान का सिद्धांत, आपने पढ़ा होगा। देखिए, बालक की मानसिक और शारीरिक योग्यताओं को देखते हुए भविष्य में उनके विकास की दिशा का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। कैसे, यदि कोई बालक गणित में बहुत रुचि रखता है और कठिन गणित के प्रश्नों को तुरंत हल कर देता है, मतलब उसके गणितज्ञ बनने का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। फिर आता है वंशानुक्रम और परिवेश का सिद्धांत। तो बालक के जन्मजात में मानसिक शारीरिक योग्यता उसके वंशानुक्रम गुण की देन होती है और बालकों के विकास के क्रम में जो उपलब्ध परिवेश होता है उसके मानसिक शारीरिक योग्यताओं को बढ़ाने का कार्य करती है। अब आता है बाल विकास के क्षेत्र की बात करते हैं। बाल विकास क्षेत्र में बाल विकास और विभिन्न पहलुओं होते हैं। बाल विकास के विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, जैसे गर्भकाल, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन सब से गुजरना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद आता है बाल विकास और प्रभावी जो तत्व होते हैं। क्या क्या होते हैं, किसी बालक के विकास को प्रभावित करने वाले जो तत्व होते हैं वह वंशानुक्रम होता है, परिवेश होता है, परिपक्वता होती है और इन तत्वों का अध्ययन किया जाता है। तो वंशानुक्रम, परिवेश और परिपक्वता। ठीक है, आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और बाल विकास के असमानताएं क्या होती हैं ये भी जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो बालकों के जीवन काल में प्रकट होने वाले असामान्य व्यवहार, मानसिक विकार, बौद्धिक समस्याओं का अध्ययन कर असमानताओं को समझा जाता है और उसके द्वारा ही बालक की समस्याओं का प्रभावी समाधान निकाला जाता है। अब आती दोस्तों बाल विकास की प्रकृति क्या होती है। तो मनोविज्ञान या मनोविज्ञान के क्षेत्र में बाल विकास एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें बच्चों के व्यवहार के कई पक्षों आयामों का अध्ययन किया जाता है और बाल विकास में अध्ययन के लिए विशिष्ट उपागम का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो पहला आता है प्रयोगात्मक उपागम, फिर इसके बाद आता है दैहिक उपागम, इसके बाद आपका आता है विकासात्मक उपागम और आता है व्यक्तित्व संबंधी उपागम। इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक भी होते हैं, जैसे आंतरिक कारक। तो आंतरिक कारक में क्या क्या आते हैं ये आपसे बनना चाहिए, जैसे वंशानुगत कारक, इससे रंग रूप आकार से शारीरिक विकास को निर्धारित करता है, यह वंशानुक्रम कारक होते हैं। संवेगात्मक कारक जैसे क्रोध, भय, ईर्ष्या, ये संवेगात्मक कारक बालक के विकास को भी प्रभावित करता है, ये आंतरिक कारक होते हैं। शारीरिक कारक, शरीर की बनावट हो गई, ये सारे हो गए। ठीक है, इसके बाद आता है आपका शारीरिक के बाद बुद्धि, ये भी आंतरिक होता है। सामाजिक प्रकृति, ये भी आंतरिक होता है। अब बात करते हैं बाहरी कारक के। बाहरी कारक में गर्भकाल में बच्चे का परिवेश कैसा है, इसके साथ आपका भौतिक वातावरण कैसा है, सामाजिक आर्थिक स्थिति, ये आपका बाहरी हो जाएगा। अब आता है बाल विकास के अध्ययन की विधियां कौन सी होती हैं। तो क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि, इस विधि का प्रयोग सबसे पहले प्रेयर ने 1882 में किया। इन्होंने जन्म से लेकर 3 वर्ष के बच्चों तक अनुभव की गई क्रियाओं का अध्ययन किया। इसे क्या कहते हैं, क्रमबद्ध चरित्र लेखन विधि। फिर आपने निरीक्षण विधि आपने पढ़ा होगा कि बाल मनोवैज्ञानिकों यंग के अनुसार बच्चों या किसी शिक्षार्थी के सामूहिक व्यवहार में बैठकर अवलोकन करने की निरीक्षण विधि कहते हैं। सामूहिक रूप से, यानी किसी भी बालक बालिका के सामूहिक व्यवहार को बैठकर अवलोकन किया जाए, उसे निरीक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, नोट करते जाइएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप सभी लोग जानते हैं कि बालक का शारीरिक मानसिक विकास किन सिद्धांतों पर आधारित होता है, वह ये सिद्धांत है। विकास एक निश्चित प्रतिरूप होता है। प्रत्येक जाति नस्ल, चाहे उसका संबंध पशु जगत से हो, मानव जगत से हो, एक निश्चित रूप प्रतिरूप पैटर्न के अनुसार विकसित होता है और विकास की गति और सीमा उस जाति या नस्ल के एक समान होती है। और आपके पिछले बार वर्ग 3 एमपी टेट 2020 के एग्जाम में क्या पूछा गया था कि विकास को रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों ही कहा जाता है। विकास को क्या क्या कहा जाता है, रचनात्मक भी कहा जाता है और विनाशात्मक, क्योंकि विकास 2 प्रकार से होते हैं।
अच्छा है और बुरा भी होता है। तो दोनों चीज़ें से एमपीरीएड 2020 में पूछा गया है। और मानव जाति का उदाहरण लिया जाए तो कहा जा सकता है कि जन्म से पूर्व और जन्म के उपरांत बालक का विकास व्यवस्थित रूप से एक निश्चित प्रतिरूप के अनुरूप होता है। अगला पॉइंट दोस्तों ध्यान देने वाली बात हमें यह है कि पहले बालक के अगले दांत निकलते हैं। पहले क्या होते हैं, बालक के अगले दांत निकलते हैं, उसके बाद पिछले दांत निकलते हैं, और इसी प्रकार पहले वह खड़ा होना सीखता है, बाद में चलना सीखता है। ये प्रक्रिया है विकास की। इस संबंध में गेसल ने भिन्न भिन्न जातियों के बालकों पर शोध कार्य किया और उसमें भी इस बात की पुष्टि होती कि बालकों का जो व्यवहार संबंधी विकास होता है वह एक निश्चित रूप के अनुसार ही होता है। और उनका क्या कथन है, कथन यह है कि यद्यपि कोई दो बालक एक जैसे नहीं होते हैं, परंतु सभी समान बालक का विकास जातिगत और सांस्कृतिक विशेषताओं के अनुसार ही होता है। और आप सभी लोग जानते हैं जन्म से पूर्व और जन्म के उपरांत बालक के सभी क्रियाओं के सामान्य से विशेष का नियम लागू होता है। जब सामान्य से विशेष का नियम में हम ऑलरेडी आप लोगों को पॉइंट्स के द्वारा बता चुके हैं। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसी प्रकार पहले अपनी टांगों को इधर उधर बच्चा घुमाता है, उसके बाद सरकना और चलना सीखता है। इसी प्रकार बालक पहले बड़े आकार वाली वस्तुओं को देखने में समर्थ होता है, फिर छोटी छोटी वस्तुओं को देखता है। अर्थात उसके नेत्रों की गति संतुलित न होने से वह पहले छोटे छोटे आकार वस्तु को दृष्टि पर नहीं जमा पाता है, इसलिए जो पहले बड़ी वस्तु होती है उनको ज़्यादा देखता है। और जब किसी वस्तु तक पहुंचता है तो वह दोनों हाथ, दोनों टांगों और सारे शरीर को जो है उठा लेता है। और छठे मास जब बच्चा 6 माह का लगभग हो जाता है तो वह दोनों हाथों का प्रयोग सीखने लगता है। दोनों हाथ से कुछ पकड़ने लगेगा, खेलने लगेगा, खाने लगेगा, मुंह में डालने लगेगा। 6 माह में बच्चा करने लगता है। 1 वर्ष की आयु में एक हाथ से वस्तु को पकड़ने का प्रयास करता है जब बच्चा 1 वर्ष का हो जाता है। जब बालक बोलना सीखता है तब भी वह बात देखी जाती है कि सर्वप्रथम वह निरर्थक ध्वनियाँ निकालेगा, फिर यही निरर्थक ध्वनियाँ शब्दों को रूप में धारण कर लेंगे। बच्चे देखते होंगे आधा बोलता आधा बच्चा बोल नहीं पाता, तो यही निरर्थक ध्वनियाँ, तो उसका सार्थक नहीं हो पाता, नहीं पूरा वाक्य नहीं बोल पाता। पहले उनके लिए सभी बिल्लियाँ एक समान होंगी, बाद में पहचानने लगेगा तो कोई बोलेगा सुंदर बिल्ली है, मोहिनी बिल्ली है, कट्टो बिल्ली है, काली है, सफ़ेद है, फिर बोलेगा। लेकिन पहले उसके लिए तो बिल्ली है, कोई भी बिल्ली निकले, ठीक है। बाद में वो रंग रूप कलर जानता है, उसके विशेषताएँ जानता है। अगला है कि विकास की गति की अबाध्य क्यों होती। देखिए हमें ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति का विकास एक रुक रुक कर होता है, परंतु बात वास्तव में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गर्भाधान से परिपक्वता अवस्था तक मनुष्य का विकास अविराम गति से चलता है। और यह अलग बात है कि कभी कभी यह गति धीमी हो जाती है। किशोरावस्था में व्यक्ति परिपक्वता अवस्था को प्राप्त करता है, और आप ये जानते हैं कि उस समय उसके शील गुणों का विकास अबाध गति से होता है। और शारीरिक मानसिक कोई भी शील गुण एकाएक प्रकट नहीं होता है, उसका प्रकटीकरण उस विकास श्रृंखला की एक कड़ी होता है जिसके प्रारंभ में जन्म से पूर्व हो चुका होता है। जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि बालक के जब दूध के दांत निकलते हैं तो ऐसा प्रतीत होता कि वे एकाएक प्रकट हो गया, ठीक है। तो ऐसा चीज़ें नहीं होती। अब बात करेंगे बाल विकास के प्रमुख सिद्धांत। नोट कर लीजिएगा सभी लोग, जो यहाँ से देखे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धांत से 4 से 5 प्रश्न सिद्धांत डायरेक्टली सिद्धांत पूछे जाते हैं, तो इनको आप सभी लोगों को नोट कर लेना है। सिद्धांत क्या दिया गया है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत के प्रतिपादक या आविष्कारक कौन है? तो जब भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की बात होगी B.F. स्किनर नाम आएगा। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, जब भी समाज की बात होगा तो अल्बर्ट बंडूरा का जिक्र आएगा। संरचनात्मक अधिगम की बात होगी तो जेरोम ब्रूनर का नाम आएगा। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थार्नडाइक का आएगा। थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया? भूखी बिल्ली पर किया। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने किया? E.P. पालाव ने किस पर प्रयोग किया? कुत्ते पर प्रयोग किया है। अंतर्दृष्टि सूच का सिद्धांत कोहलर, वर्दीमर, कोफा, ये तीनों है, नोट कर लीजिएगा। अधिगम का मानवतावादी सिद्धांत, अब मैस्लो की बात होगी। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन। देखिए दोनों समझिए, अगर अधिगम में मानवतावादी सिद्धांत है तो मैस्लो करना है, और क्षेत्रीय सिद्धांत है तो कुर्ट लेविन करना है। इसके बाद आपका है कि वंश के सूत्र के नियम किसने दिए? जो ग्रेगर मेंडल ने दिए। आपने मटर के दाने को पढ़ लीजिएगा, 9th और 10th साइंस में आपने पढ़ा होगा शायद, ठीक है। तो वंश सूत्र के नियम जो ग्रेगर मेंडल।
ब्रेल लिपि की बात होगी तो लुईस ब्रेल इन्हीं के नाम पर है, तो ये सभी लोग पहचान जाएंगे। साहचर सिद्धांत, तो साहचर सिद्धांत के किसने दिया? अलेक्जेंडर वेन ने दिया। व्यक्तित्व मापने के जीव सिद्धांत किसने दिया? गोल्डस्टीन ने दिया। सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? कोटलेविन। अगला आता है तरल ठोस का सिद्धांत, ये वर्ग 3 में पूछा गया था, तो तरल ठोस का सिद्धांत हो जाएगा आरवी केटल। इसके बाद है प्रोजेक्ट विधि, तो विलियम किलपैट्रिक, ये भी पूछा गया था 2018 के एग्जाम में। अगला सिद्धांत क्या दिया गया है कि मापनी भेदक बोध विधि के प्रवर्तक कौन है? तो एडवर्ड्स व किलपैट्रिक। कौन है? मापनी भेदक बोध विधि। अगला साथियों योग निर्धारण विधि के हो जाएंगे लिंकर्ट। स्केलोग्राम विधि के प्रवर्तक गटमैन। विभेद शाब्दिक विधि आसगुड। प्रतिरारक विशेषक सिद्धांत आरवी केटल। तो आरवी केटल किसके किसके हैं? आपके तरल ठोस सिद्धांत के प्रवर्तक भी हैं और आपके प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के भी हैं। 2 सिद्धांत हैं आरवी केटल के। अगला आता है बुद्धि का और खा सिद्धांत। जी हाँ, ये आप पूछा गया है शिक्षक भर्ती में। बुद्धि का और सिद्धांत किसका है? तो हैब, डबल बाहेद समझ लीजिएगा। अधिगम का सूक्ष्म का सिद्धांत तो कोयलर आएगा। स्केलोग्राम विधि गटमैन पढ़ ही चुके हैं। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लेम्ब्रोसो। वंश सूत्र का नियम मेंडल। अधिगम का सूचना प्रसाधन सिद्धांत कार्ल्स रोजर्स की बात आएगी। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत एडवर्ड टोलमैन। स्थापन सिद्धांत एडविन गुथरी। सक्रियता का सिद्धांत सोले शबरी, मेल्मो व लिंडस्ले की बात होगी। संतुलन स्थैर्य सिद्धांत चैपलन कोकर एप्पल की बात होगी। शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत आसुबेल, ये भी पूछा गया है। पिछली बार वर्ग 3 में पूछा गया है कि शाब्दिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? आसुबेल ने दिया। अधिगम शोपानकी का सिद्धांत किसने दिया? रॉबर्ट गेने ने दिया। इसके बाद और भी सिद्धांत और इनके आविष्कारक हैं कि अधिगम के सूक्ष्म का सिद्धांत किसने दिया? तो कोहलर ने दिया। मनोविश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? सिगमंड फ्रायड ने दिया। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया। तो सामाजिक शब्द का संबंध वाइगोस्की से हो जाता है। त्रिअंशी सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड की बात आएगी। इसके बाद अगला पूछा जाता है कि संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं होते, किसने कहा? स्टिप्स ने कहा। आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकक्लेलैंड की बात होगी। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स और कॉफमैन का है। अगला है शील गुण विशेषज्ञ सिद्धांत आलपोर्ट जी का है। व्यक्तित्व मापन मांग का सिद्धांत हेनरी और मुर्रे जी का है। समानीकरण का सिद्धांत CH एड जी का है। धारा प्रवाह तथा स्पष्ट सिद्धांत आरवी केटल की बात होगी। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। जी हाँ, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा के प्रवर्तक विलियम जेम्स है। अगला विश्लेषणात्मक सिद्धांत के कार्ल जुंग हैं और आपके 9 मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत जुंग, एलर, हार्नी और एरिक फ्रोम की बात होगी। अगला पूछा जाता है कि जीवन अवधि उपागम है, तो एरिक एरिक्सन की बात होगी। शील गुण उपागम मैस्लो, ये रिपीट हो चुका है। आत्म प्रत्यय स्वप्रत्यय सिद्धांत कार्ल रोजर्स की बात होगी। प्रतिदर्श का सिद्धांत थॉमसन की बात होगी। परिस्थिति का सिद्धांत यूनी ब्राउन फेन ब्रेनर की बात होगी। संकाय का सिद्धांत रीड की बात होगी। अगला कि हार्मिक का सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम मैकडूगल ने दिया। संभावना सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? टॉलमैन है। तो संभावना को कभी टालना नहीं चाहिए। शक्ति मनोविज्ञान के जनक वाल्फ हैं। अगला पूछा जाता है कि हैडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध किससे होता है? तो किशोरावस्था से होता है। ये पिछली बार पूछा गया था। हैडो कमेटी रिपोर्ट का संबंध किशोरावस्था से है। और बलूका सिद्धांत अर्थात परमाणुवादी का सिद्धांत थॉर्नडाइक का है। बलूका सिद्धांत या परमाणुवादी का सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का है। और मात्रात्मक सिद्धांत की अगर बात आती है तो मात्रात्मक सिद्धांत के साथ साथ आप सभी लोग बताइए यहाँ पे क्या होगा? जी हाँ, सभी लोग बताइए। मात्रात्मक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन होंगे? सभी लोग बताइए, सभी लोग कमेंट कीजिए। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड है।
और विकासात्मक मनोविज्ञान की अगर बात आती तो जीन पियाजे जी। तो ये जीन पियाजे जी तो कद पूछा गया था कई बार, 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे मेरे ख्याल से। लेकिन अगर पूरे पेपर की बात करें तो 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं जीन पियाजे जी के, पूरे पेपर की बात करें, क्योंकि पूरे 1 महीने पेपर चले थे, दोनों शिफ्ट में पेपर चले थे। तो आई होप सभी लोग क्लास को आपने अटेंड किया। कल जो है इसी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे, और संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं। तो कल की क्लास हमारा मॉक क्वेश्चन रहेगा, तो सभी लोग अटेंड कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, तैयारी कीजिए। और सभी लोग मात्रात्मक सिद्धांत के प्रवक्ता कौन है ये आपको कमेंट करके बताना है। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपकी अगली क्लास पर। धन्यवाद साथियों।